हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होता हूँ। कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 4th चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों आपसे। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, और इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, सारे कंसेप्ट को समझना है आपको। ठीक है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए। सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसमें स्टूडेंट्स कार्बन की बात की जाएगी। ठीक है, मेन यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। कार्बन की बात की जाएगी। तो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है? अर्थ क्रस्ट कंटेन अबाउट 0.02% कार्बन एज कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो होता है स्टूडेंट, जमीन, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो अर्थ है ये 0.02% कार्बन कंटेन करता है। और कार्बन कहाँ से आता है? ये कार्बोनेट, जैसे मान लो हो गया। ठीक है, कार्बोनेट हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर कितना कंटेन करता है? कार्बन 0.03% कंटेन करता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो या CH4, मतलब मीथेन, उसका नाम मीथेन होता है, CH4 का नाम। ठीक है, तो ये लगभग कितना है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में? कार्बन 0.03% है। ठीक है, और उसके बाद ये याद रखो स्टूडेंट, कार्बन जो एलिमेंट है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें कार्बन एटम पाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का स्टडी करना है इसमें मेनली। देखो, कंपाउंड दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके सोर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जिनके सोर्स क्या होते हैं? ज़्यादातर जनरली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहाँ पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मेनली कार्बन के बारे में इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे नाम लिखे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर मतलब। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उसका रूल क्या होता है? ठीक है, इसे पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन जो होता है स्टूडेंट, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है स्टूडेंट। बॉन्ड मेनली टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना बच्चों पीछे के लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर। इस चैप्टर में हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड किसके पीछे बनता है? नॉन मेटल के पीछे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के पीछे बनता है। मे बी सेम नॉन मेटल हो दोनों, या फिर दोनों डिफरेंट नॉन मेटल भी हो। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, इसमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी दो एटम के पीछे बनता है तो दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो सेकंड एटम, दूसरा एटम भी 1 ही इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। इसके कहते हैं बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बराबर की साझेदारी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। अच्छा, कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, H2O, NH3, अमोनिया, CH4, मीथेन। ठीक है, इसे मीथेन कहते हैं स्टूडेंट। NH3 मतलब अमोनिया, H2O वाटर। ठीक है, सबसे पहले H2 मतलब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हम बताएं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट बच्चों, इसके लिए आपको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एलिमेंट के, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। और इसका आइडिया कहाँ से मिलेगा? हम 9th क्लास में, अगर आप देखोगे हमारे लेक्चर को, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम एक लिस्ट बनाए हैं। ठीक है, वहां पर जा करके आप देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है, किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 से लेकर के 20 तक, और किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ऐसे भी निकालना बहुत सिंपल स्टूडेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? याद करो स्टूडेंट, बॉन्डिंग जब बनता है तो कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करे। यहाँ पर शेयरिंग देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास में वो इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, और दोनों की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन की है। तो ये हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है स्टूडेंट? शेयर कर रहा है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है
और एक क्या कर रहा है स्टूडेंट, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद क्लोरीन की बात हम करते हैं। क्लोरीन के दो एटम को हमने यहाँ पर लिखा है, बनाया है, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, पहले आपको जानना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 287, मतलब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आया। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है क्लोरीन के। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। याद रखो स्टूडेंट, जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 डॉट को यहां बनाया गया है, ठीक है। लेकिन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, एक और रिक्वायरमेंट है इसकी। तो याद रखो इस केस में क्या होगा, वैलेंस सेल में से जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जिस एलिमेंट की, उतने ही इलेक्ट्रॉन को सामने रखता है, ठीक है, याद रखना। जैसे क्लोरीन के इसमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को ऊपर और नीचे दो, और दो क्या लेफ्ट में ऐसे रखेगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये क्लोरीन की भी रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट 1, तो 7 में से 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सामने रखेगा बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे और 2 पीछे, इस तरह से रखेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर देखो ओवरलैपिंग हम किए हैं, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक किससे शेयर कर रहा है स्टूडेंट, दूसरे क्लोरीन से शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसके वैलेंस सेल में 8 हो चुके हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसके बाद दूसरा क्लोरीन के वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के भी। तो ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये भी देखो बच्चों इस तरह से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर में कौन कौन से लगे, एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, शेयर हो रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होना मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, ठीक है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या बन गया स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड बन गया। अच्छा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन भी बच गया पीछे, ठीक है। ये क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को एज इट इज यहां पर फिर से बना दिया जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें स्टूडेंट, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोन पेयर हैं, ठीक है। तो लोन पेयर, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग उसे कहते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,6। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट 6। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, कितने की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो 6 में से क्या करेगा ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ रखेगा और 4 इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ रखेगा, मतलब कहीं भी साइड में। समझ में आ रहा है। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है पहले ये देखना है, उसके बाद कितने की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने में ये देखना है। तो वैलेंस सेल में से उतने इलेक्ट्रॉन को वो एटम सामने रख देगा जितने की रिक्वायरमेंट होगी, या ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की और रिक्वायरमेंट है 8 होने के लिए। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा और बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, उसको ऊपर या लेफ्ट में या नीचे कहीं भी रख सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 की रिक्वायरमेंट है। तो 6 में से 2 को सामने रखा और 4 को इस तरह से पीछे रख देगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब ये ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, और 2 इससे क्या करेगा दूसरे ऑक्सीजन से शेयर करेगा। तो 6 + 2 कितना हो गया 8। ये ऑक्सीजन के पास में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 को क्या कर रहा है स्टूडेंट, शेयर कर रहा है। दूसरे एटम के ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं स्टूडेंट, 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए बॉन्डिंग में उसको एज इट इज यहाँ पर देखो रखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन देखो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, तो इन इलेक्ट्रॉन को एज इट इज यहाँ पर रखा गया है वापस से, ठीक है। इन्हें कहते हैं बच्चों लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। इसीलिए वैलेंस सेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, यानी कि कितने की रिक्वायरमेंट है 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट, तभी तो 8 बनेगा ना वो ऑक्टेट। तो 5 में से नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि 3 की ही रिक्वायरमेंट है
और बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से पीछे रखेगा। समझ में आ रहा है? याद रखो, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको देखना है आपको। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ये देखना है आपको। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 को सामने रख देगा और 2 को कहीं भी पीछे या साइड में कहीं भी रख सकता है। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन वैसे करेगा। ठीक है, 3 को सामने रखे और 2 को कहीं भी ऊपर या नीचे या साइड में कहीं भी रख देगा। ठीक है, 5 ऑलरेडी इसके पास में, 3 क्या कर रहा है बच्चों, इससे शेयर कर रहा है। तो शेयर करने के बाद ऑक्टेट रूल फुलफिल्ड इस नाइट्रोजन का। इस तरह से दूसरे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट रूल फुलफिल्ड, ये भी 3 इससे शेयर करेगा। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। इन्हें कहते हैं लोन पेयर, मतलब इसका एक लोन पेयर बच रहा है और इसका एक लोन पेयर। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं CH4 की, यानी कि मीथेन। ठीक है, स्टूडेंट मीथेन में कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर आपको देखना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट? 2,4। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है उसके पास में और एक है। ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो कार्बन हाइड्रोजन को पहले देखो, पहले आपको करना क्या है? पहले आपको ये CH4 के बाद यहाँ आप देखो सीधा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके बाद बॉन्डिंग वाला देखना। इस वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, पहले कार्बन सेंटर पे रखा जाएगा स्टूडेंट। जो एटम कम होता है, याद रखना, कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो जो एटम कम होता है उसको सेंटर में रखा जाता है और जो एटम ज़्यादा होते हैं उनको सराउंडिंग बनाए जाते हैं, सराउंडिंग एटम ये सब। ठीक है, और एक सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन ऐसे। अब हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, जानते भी हम लोग। ठीक है, और 1 की रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि उसके पास में कौन सा नोबल गैस है? हीलियम है, तो 1 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास में है उसके पास में उसको सामने की तरफ रखेगा। ठीक है, सारे हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सामने की तरफ रखेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है, वैलेंस सेल में से जितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करना है और जितने की रिक्वायरमेंट है डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 पहले ये रखेगा ना, पहले इलेक्ट्रॉन सामने। समझ में आ रहा है? तो सारे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की ही रिक्वायरमेंट है, कार्बन की भी। तो चारों के चारों क्या करेगा? कार्बन सबके सामने क्या करेगा? रखेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसके सामने 4 एटम है, तो चारों को क्या करना पड़ेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? चारों इलेक्ट्रॉन को 1-1 करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन से क्या कर रहा है स्टूडेंट? शेयर कर रहा है। तो ये इस तरह से कौन सा रूल फॉलो कर लिया? डुप्लेट। ये भी हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो किया? डुप्लेट। ये हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो किया, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो किया, क्योंकि 2 की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। अब इसके बाद में कार्बन की बारी है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? ब्लू डॉट जो है ये सब किसके इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के हैं। और जो ब्लैक डॉट है बच्चों ये सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो 1-1 करके क्या कर रहा है बच्चों? सबसे शेयर कर रहा है। तो 4 और 1-1 करके सब शेयर कर रहा है, मतलब 4 उससे मिल गए, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फुलफिल हो चुका है, मतलब ऑक्टेट रूल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है स्टूडेंट? सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना यहाँ पे, 1-1 इलेक्ट्रॉन सब शेयर हो रहे हैं, इसीलिए कैसा स्ट्रक्चर आएगा इसका स्टूडेंट? ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट NH3 की बात करते हैं। NH3 में नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 की ही रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा पहले। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 5। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 5 में से नाइट्रोजन पहले क्या करेगा? 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को सब हाइड्रोजन के सामने रख देगा, सारे हाइड्रोजन के सामने 1-1 करके। ठीक है, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको पीछे रख देगा नाइट्रोजन अपने। ठीक है, अब इसके बाद इसको ओवरलैप करो स्टूडेंट, डुप्लेट रूल फॉलो करता है हाइड्रोजन। तो एक ऑलरेडी इसके पास में और एक नाइट्रोजन शेयर किया, देखो स्टूडेंट यहाँ से इस तरह से। इसके बाद ये हाइड्रोजन भी क्या किया? एक ऑलरेडी इसके पास में और एक दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ये हाइड्रोजन के पास में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो ये सारे हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो कर चुके हैं। अब नाइट्रोजन की बारी आई। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 को सामने रखा है और 2 को पीछे रखा है, और लास्ट में वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 1-1 करके सारे हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और शेयर करने के बाद में नाइट्रोजन जो है ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? इसको बॉन्ड फॉर्म में स्टूडेंट दिखाया गया है। तो जो जहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन लगे हैं 1-1,
वो सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के बच गए थे ना स्टूडेंट, तो वो क्या है, एज इट इज लोन पेयर है। वो समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर हम बताते हैं बच्चों आपको, वाटर H2O, ठीक है। तो H2O यहाँ पर स्टूडेंट देखो ध्यान से, H2O यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 6। कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन और की रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या करेगा ऑक्सीजन स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, ठीक है। 2 की रिक्वायरमेंट है तो 6 में से 2 को क्या करेगा, सामने रखेगा। 2 को एक ही एटम के सामने नहीं रखेगा, एक राइट में रखेगा तो एक लेफ्ट में रखेगा, ऐसे। तो एक इस हाइड्रोजन के सामने रखा तो एक इस हाइड्रोजन के सामने रखा। तो इसके बाद हाइड्रोजन के पास में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, जानते हो। तो इस तरह से ओवरलैप हुआ दोनों का, डुप्लेट रूल फॉलो किया और लास्ट में ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो किया और लास्ट में फाइनली क्या हुआ, इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। इसके बाद अगर हम बात करें फिर बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन एटम्स में बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट में आइदर डोनेट और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस कंडीशन आर नॉट एनर्जेटिकली फेवर्ड, सो दैट कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है। तो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो 4 को गेन कर ले या 4 को लॉस करके डुप्लेट फॉलो करे, क्योंकि 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो 4 को अगर ये गेन करेगा तो 2,8 हो जाएगा, ये नियॉन जैसा बन जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लॉस करता है तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा, है ना, माइंड में ये आ रहा है तुम्हारे। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना लॉस करना ये कोई आसान काम नहीं होता है, ठीक है, एटम के लिए। तो ये यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर शेयरिंग होता है। फिर शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बन ज़्यादातर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए पूरा ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे कार्बन के लिए, और पूरा ऑर्गेनिक में ज़्यादातर कौन से बॉन्ड है, मैक्सिमम पूरा ही बॉन्ड क्या होता है ऑर्गेनिक में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे ये सब। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना स्टूडेंट बहुत वीक होता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत वीक होता है, ठीक है, इनके बॉन्ड का। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा उसका, मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा उसका डेंसिटी होगी, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगी। और जितना वीक बॉन्ड होगा तो इसीलिए उसकी लो क्या होगी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ लो होगी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में लो होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, लो होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, मतलब जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो जो होते हैं स्टूडेंट, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ये डिजॉल्व किस में होते हैं, केरोसिन ऑयल, ठीक है, या इथेनॉल, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट, या पेट्रोल, ठीक है, इस तरह के लिक्विड में डिजॉल्व होंगे कोवेलेंट कंपाउंड। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो तुमसे हम कहे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, वाटर क्या है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है मेनली, मतलब पोलर होता है ये, आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है कोवेलेंट कंपाउंड। और डिजॉल्व किस में होता है, डिजॉल्व किस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि पानी को तेल में डालो, ऑयल किसी भी केरोसिन ऑयल में, तो क्या वाटर और केरोसिन ऑयल क्या मिक्स होता है क्या, कभी नहीं मिक्स होता है, क्योंकि वाटर का नेचर अलग है और केरोसिन ऑयल का नेचर अलग है, ठीक है स्टूडेंट। केरोसिन ऑयल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें, और वाटर में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, मतलब ये आयनिक नेचर शो करता है वाटर, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये आयंस फॉर्म नहीं करते। आयंस फॉर्म कौन करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कैटायंस, एनायंस, वो फॉर्म करते हैं, जो कि हम 3rd चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस फॉर्म नहीं होते हैं, कैटायंस, एनायंस फॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए जब फ्री आयंस नहीं रहेंगे तो ये कंडक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है स्टूडेंट, अगर कोई एलिमेंट अगर वो डिफरेंट स्टेट में मिलता है नेचर में, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिफरेंट स्टेट में मिलता है तो उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉप कहते हैं उस, ठीक है, उस एटम का। When an element exists in 2 or more different forms in the same physical state, these different forms are called the allotropes. जब कोई भी एलिमेंट
दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में मिलता है नेचर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन सारे कंपाउंड को, उन सारे एलिमेंट के कंपाउंड को, उनको कहते हैं एलोट्रॉप कहते हैं उसका। जैसे स्टूडेंट कार्बन की हम बात करेंगे अभी, कार्बन के 3 आइसोटोप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। पहला क्या है, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले डायमंड की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या है, डायमंड है। ठीक है, तो डायमंड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायमंड स्टूडेंट जानते हो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, और हार्डेस्ट मटेरियल क्यों होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर स्टूडेंट डायमंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाए। डायमंड में स्टूडेंट याद रखना, डायमंड में कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम ही होते हैं सारे। ठीक है, और ये कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम, ध्यान से देखो स्टूडेंट, तुमको समझ में आएगा, हर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से क्या अटैच्ड है। ये कार्बन एटम भी देखो, ये इससे अटैच्ड है, ये कार्बन एटम इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है। तो एक तरह से कार्बन एटम क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, एक कोवैलेंट नेटवर्क बनाता है, एक कोवैलेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक जाल जैसा बनाता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है ये। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है इसमें, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, और चारों के चारों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ में। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कोई भी डायमंड में, इसीलिए डायमंड बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट हार्ड एंड गिव इट हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है इसका। ठीक है, बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल कहते हैं स्टूडेंट इसको, ऐसे टेट्राहेड्रल मतलब हर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, ऐसे इस तरह से। इसके बाद इसका यूज क्या है, यूज इन मेकिंग द कटिंग टूल्स सच एज ग्लास कटर एंड रॉक ड्रिलिंग्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, डायमंड को इसका बहुत यूज है, मेनली कटिंग टूल्स में इसका यूज होता है। ठीक है, ये इतना हार्ड होता है कि ये जितने भी हार्ड सब्सटेंस है उसको भी कट कर देता है। ठीक है, काट देता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इसको एज ए इक्विपमेंट यूज किया जाता है, कटर कैसा। ठीक है, टूल्स कटर। ग्रेफाइट की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, स्टूडेंट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर होता है। ये ऊपर का लेयर ध्यान से देखो स्टूडेंट, हेक्सागोन जैसा है ना ये दोनों, तो इसको दिखाया गया है हेक्सागोन, और नीचे भी कैसा लेयर है, हेक्सागोन का लेयर है। तो हेक्सागोनल लेयर और हेक्सागोनल लेयर क्या होते हैं, इस तरह से अटैच रहते हैं। दो लेयर क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे रहते हैं 2 लेयर। ठीक है, तो जो सेम प्लेन पे रहते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो 3 बॉन्ड बनाते हैं अपने प्लेन में, मतलब 3 बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अपने प्लेन में वो 3 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट, हर कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। बच्चों इसको देखो, इस एटम को देखो, सबको देखने समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो नेटवर्क है, पूरा फैला हुआ है, और उसको हमने एक यूनिट यहाँ पर दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर वाले किसी भी कार्बन एटम को अगर आप देखोगे तो वो 3 बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन एटम से, और जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसका, वो चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरे लेयर के कार्बन एटम से अटैच्ड है। मतलब हर अपने अपने लेयर में कार्बन एटम्स जो हैं 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं सब दूसरे कार्बन एटम के साथ में। ठीक है, और जो चौथा जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड कहाँ बना रहा है कार्बन एटम, वो दूसरे लेयर में बना रहा है, वो अपने लेयर में नहीं बना रहा है फिर। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है अपने लेयर में, हेक्सागोनल रिंग में, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे लेयर में क्या कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्टिकल वाले जो डैश दिखाए गए हैं ये भी एक बॉन्ड है। ठीक है, ये स्ट्रांग नहीं होते स्टूडेंट, ये वंडर वाल बॉन्ड है। ठीक है, जो वर्टिकल बॉन्ड बनाया है, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन्स से हर कार्बन के, वो वीक बॉन्ड होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वीक बॉन्ड जब होता है तो वो 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मतलब जो बॉन्ड होता है वीक होता है, वो क्या होता है, वो फ्री रहता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स, और वो गुड कंडक्टर, इसीलिए वो क्या होता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इस 4th इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पा रहा है अपने लेयर में, हेक्सागोनल लेयर में। वो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे लेयर में क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और वो बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड का नाम क्या है स्टूडेंट, वंडर वाल बॉन्ड। ठीक है, और जो अपने लेयर में बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, वर्टिकल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, सब लोग देखे हो ग्रेफाइट को।
सॉफ्ट, ग्रेज, ब्लैक, ओपेक होता है सॉलिड, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। स्टूडेंट पेंसिल के नीब में रहता है ना ग्रेफाइट, तो ये सॉफ्ट रहता है, ठीक है, और ठीक है ब्रेक कर जाता है बहुत जल्दी। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। यूजेस क्या है इसका, यूज एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट कैसा है इसका यूज होता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट जैसा, ठीक है। जो मशीनों के पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स लगाए जाते हैं ना, मतलब उनमें। ड्यू टू गुड कंडक्टिविटी इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इसे इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ड्राई सेल या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोड इसका यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड लगाए जाते थे ना, कैथोड एनोड, तो इनका भी इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, ग्रेफाइट का भी, ठीक है। पेंसिल कंटेन ग्रेफाइट, देखो लिखा गया ना, पेंसिल की जो निब होती है वो भी ग्रेफाइट कंटेन करता है। इसके बाद लास्ट क्या है स्टूडेंट, फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, बकमिस्टर फ्लोरीन। इट इज मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक अर्क इन एन एटमोसफियर ऑफ द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के एटमोसफियर में जब ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Cn, जहाँ पर n क्या इवन नंबर है, और ये कहाँ तक हो सकता है, C60, C70, C80, C140, मतलब इतने सारे कार्बन आइटम्स जो हैं एक साथ क्या रहते हैं, गैदर्ड रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर मान लो कोई भी जो डिस्कवरी हुआ था ना स्टूडेंट, वो सबसे पहला जो इसको आइडेंटिफाई किया गया था वो था C60, समझ में आ रहा है। और C60 में क्या देखा गया है, 5 और 6 कार्बन के क्या है, रिंग्स हैं, मतलब पेंटागन वाले रिंग हैं। और कौन से रिंग है स्टूडेंट, इसमें हेक्सागन वाले रिंग रहते हैं। ये नहीं होता है फुटबॉल जैसे स्टूडेंट, तो फुटबॉल के ऐसा इसका शेप होता है स्टूडेंट फ्लोरीन का, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, और कैसा लगा आपको लेक्चर ये हमारा, ठीक है। और हमारे चैनल को स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए स्टूडेंट, और आगे फॉरवर्ड करिए, आगे अपने फ्रेंड लोगों को दिखाइए, ठीक है स्टूडेंट। और स्टार्ट से लेके लास्ट तक सारे लेक्चर को आप सुनिए, ठीक है, तभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बार बार रिपीट करिए, सुनिए बार बार, ठीक है, देखिए, ठीक है। सारे नोट्स को मेंटेन रखिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं फिर से आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर भी कंटिन्यू चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट।